एक अजीब सी चीज देखने को मिली और ये मिली कि कतर के आमिर नेपाल की यात्रा पर पहुंचे हैं। सिर्फ नेपाल ही नहीं, बांग्लादेश की भी यात्रा पर। आखिरकार क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर दुगिन पुतिन के गुरु ने भारत को लेकर क्या कहा है, पीएम मोदी को लेकर क्या कहा है, साथ ही साथ रूस को भी क्या चेतावनी दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक अलग ही चीज देखने को मिली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कतर के आमिर शेख तमीम से मुलाकात की। दरअसल अमीर शेख तमीम ये पहुंचे हैं बांग्लादेश और नेपाल की यात्रा करने के लिए। एशिया के देशों में इस तरीके की यात्रा मानी जा रही है कि बहुत ही अलग है। यहाँ पर नेपाल के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया नेपाल के द्वारा। नेपाल के एक नेपाली छात्र की सुरक्षित रिहाई के लिए भी कतर से मदद मांगी नेपाल ने। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को शीतल निवास में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों को लेकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति पौडेल ने शेख अमीर से हमास द्वारा बंधक बनाए गए नेपाल के छात्र बिपिन जोशी की सुरक्षित रिहाई में मदद करने का आग्रह किया। इसके जवाब में शेख अमीर ने पौडेल को आश्वासन दिलाया कि वह नेपाली छात्र की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बिपिन जोशी उन 17 छात्रों के दल में शामिल हैं जिन्होंने नेपाल के सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान से बैचलर डिग्री ली थी। इसके बाद इन सभी को 11 महीने के कोर्स के लिए इजराइल भेजा गया था। दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद 10 नेपाली छात्रों की मौत हो गई थी और 6 घायल हो गए थे। एक छात्र बिपिन जोशी का अपहरण कर गाजा ले जाया गया था। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर भी बातचीत हुई। आपको बता दें, इस समय कतर में 4 लाख से ज्यादा नेपाली मजदूर काम कर रहे हैं। बुधवार को शेख तमीम ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए 8 MOU साइन किए गए हैं। आपको बता दें, अमीर शेख तमीम मंगलवार को 2 दिन की नेपाल की यात्रा पर आए थे। नेपाल और कतर का संबंध कैसा रहा है? तो नेपाल और कतर का संबंध मजदूरों का, प्रवासियों का ज्यादा रहा है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अरब देश बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को तेजी से बढ़ाना चाह रहा है। वैसे तो 1977 से दोनों देशों के बीच में संबंध हैं और दोनों ही नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य रहे हैं, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन व्यापार को लेकर भी है, साथ ही साथ मजदूरों को लेकर भी देखा जा रहा है। खैर, अब यहाँ पर आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। वैसे पहले भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी 2018 में ये कतर पहुंची थी और कतर और नेपाल का संबंध अब तक ज्यादातर देखा गया था, ये जो प्रवासी श्रमिकों की जरूरत होती है उन्हीं पर आधारित थी। खैर, ये एक अलग ही राजनीतिक मूव है जो इस बार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है और ये खबर किसके द्वारा है? पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का लेख आया है। मोदी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और अखंड भारत को लेकर। रूसी राजनीतिक दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन अखंड भारत को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस लेख में भारत के उदय को लेकर रूस की सोच को प्रकट किया है। दुगिन के अनुसार भारत हमारी आंखों के सामने एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने अपने लेख में भारत की तेज अर्थव्यवस्था रफ्तार को लेकर खुशी जताई। दुगिन ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल लोग बड़ी भूमिका में हैं। पश्चिमी देशों में अलेक्जेंडर दुगिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दार्शनिक गुरु के रूप में माना जाता है। अलेक्जेंडर दुगिन का नाम है अलेक्जेंद्राद गैलिविच दुगिन। पश्चिमी देशों का आरोप है कि दुगिन फांसीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। 2023 में 8.4 सकल घरेलू
उत्पाद की वृद्धि के साथ भारत इस वक्त विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। भारतीय मूल के लोग दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली समेत कई प्रमुख क्षेत्रों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऋषि सुनक और विवेक रामास्वामी जैसे व्यक्ति ब्रिटेन और अमेरिका की राजधानी में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वहीं राजनीतिक बदलाव को लेकर भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को खत्म कर दिया। उन्होंने अपने लेख में बीजेपी को दक्षिणपंथी और कांग्रेस को वामपंथी झुकाव वाली पार्टी कहा। उन्होंने लिखा कि ये वामपंथी झुकाव से दक्षिणपंथी रूढ़िवादी शासन में बदलाव को दिखलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के तहत भारत का आधिकारिक नाम बदलकर इसके संस्कृत संस्करण भारत कर दिया गया, जो एक रूढ़िवादी और पारंपरिक विचारधारा की ओर एक कदम को संकेत देता है। मोदी का प्रशासन भारतीय दिमाग के उपनिवेशीकरण और भारत को एक वैदिक सभ्यता राज्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य है पूर्ण संप्रभुता। अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन करने के बावजूद भारत को चीन के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने इस्लामी दुनिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया है। ये रणनीति संप्रभुता को मजबूत करने के लिए वैश्वीकरण का उपयोग करते हुए चीन के ऐतिहासिक उत्थान को भी दिखलाता है। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस जैसी शक्तियों ने मोदी की नीतियों का विरोध किया है, जिससे भारत के भीतर सामाजिक और जातीय तनाव भड़क गया है। रूस भारत में परिवर्तन को पहचानता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की वकालत करता है। वैसे दुगिन के इस लेख को पढ़ेंगे तो जो चीजें मैंने संक्षेप में बताई उसमें और भी बहुत कुछ है। इन्होंने ये भी कहा है कि भारत चीन वाली पॉलिसी पर चल रहा है। दुगिन का ये कहना है कि एक समय था जब चीन भी अमेरिका के पक्ष में खड़ा हुआ था, लेकिन चीन उस समय क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि चीन को उस वक्त अपनी इकोनॉमी का विकास करना था। तो भारत कहीं न कहीं उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। चीन का इस्तेमाल अमेरिका उस समय रूस के खिलाफ करना चाहता था, इसलिए उसने चीन को बढ़ावा दिया। वैसे ही आज चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए भारत को वो बढ़ावा दे रहा है और जिसका फायदा भारत अपने पक्ष में ले रहा है। भारत अपना आर्थिक विकास कर रहा है। इन्होंने ये कहा कि भारत यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक दो और चीजें कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरीके से बदल रही हैं चीजें, उस तरीके से अगर ध्यान देंगे तो हमें देखना होगा कि भारत क्वाड वगैरह में शामिल तो हो रहा है, पर ये सब कुछ भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। वैसे आपको बता दें, इन्होंने अपने आप को भी समझाया है कि रूस को चीन और भारत दोनों को लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि चीन को छोड़ना होगा, चीन को नहीं छोड़ना होगा। इन दोनों ग्रेट पावर के बीच में मिलकर चलना होगा और सेक्रीफाइस नहीं करना होगा चाइना के रिलेशन को। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।